समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य नॉर्थ से लेकर के जो एक्सटेंड किया था वो चंबल रिवर के रूलर नागा किंग्स को डिफीट करके इन्होंने उसको कॉन्कर किया था। उसके बाद इनका जो सेकेंड कैंपेन था वो था डेक्कन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लगभग 3000 माइल्स डिस्टेंस को कवर करके इन एरियाज़ को कॉन्कर किया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्कर करने के बाद इन्होंने उन शासकों को इनका राज्य वापस दे दिया, क्योंकि इतने बड़े राज्य को सुव्यवस्थित करना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। तो समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और साथ ही साथ इनसे एनुअली ट्रिब्यूट यानी कि सालाना टैक्स लेते थे और बाकी इन शासकों को अपने हिसाब से रूल करने के लिए परमिशन दे दी। हालांकि इन शासकों ने राजा की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट की और उसके साथ ही साथ जब जब ज़रूरत पड़ती थी तो ये समुद्रगुप्त को उनकी मदद के लिए अपनी आर्मी और अपनी सेनाओं को भेजते थे। उसके बाद समुद्रगुप्त ऑल्सो सेड टू हैव द सब्जेक्टेड ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब, यानी कि इन्होंने उन राज्यों को ही नहीं बल्कि उन राज्यों से के निकटवर्ती जितने भी जंगली जनजाति और के लोग थे उनके साथ भी इन्होंने अपने संबंध बनाए। इनको भी इन्होंने कॉन्कर किया क्योंकि इनका मानना था कि वो प्रदेश जो कि जंगली जनजीवन में शामिल हैं उनसे भी बहुत कुछ यानी वैल्यूएबल चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे कि राज्य की इकोनॉमी को यानी कि राज्य के मुद्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने उन ट्राइब्स को यानी उन जंगली जनजातियों पे भी अपना कंट्रोल किया। कुछ इतिहासकार की माने तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर के सबसे होनहार और सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुए। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था दैट वाज वेरी एक्सीलेंट इन द गुप्ता पीरियड, और अपने फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट की तरह इन्होंने भी अन्य राज्यों के साथ मैरिज अलायंसेस के थ्रू अपने संबंध को मजबूत किया। समुद्रगुप्त एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ आर्ट और आर्किटेक्चर और म्यूज़िक के बहुत बड़े प्रेमी थे। इनके राज्य में जो भी सिक्के पाए गए हैं जिसमें समुद्रगुप्त की इमेज कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ देखने को मिलती है।